वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे होम साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। होम साइंस पेपर 1 बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए पेपर 1 का नाम क्या है। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना होता है, खास करके जब आप बीए थर्ड ईयर में जाती हैं या जाते हैं तो आपको पढ़ना होता है वस्त्र एवं परिधान का परिचय। अंग्रेजी में बोले इसी को तो इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। तो इससे बनने वाले समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान सकेंगे और उनके उत्तर को कैसे लिखना है यह भी जान सकेंगे इस वीडियो के अंत तक होते होते। यानी कि एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो ऊपर उठेगा इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको इतनी जानकारी दे दी जाएगी कि आपको अगर एक ही वीडियो आपने यही देखा है तो आप अच्छे तरीके से अपने पेपर को कर सकेंगे। बस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए, सारे पॉइंट्स आपके समझ में आ जाए। ओके, चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। वीडियो को 2 से 3 बार देख करके आप रोक रोक करके वीडियो बना सकते हैं, मतलब कि आप जो है नोट्स अपना बना सकते हैं। तो होम साइंस पेपर 1 जिसका नाम है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय, उसके बारे में जानेंगे। खास करके बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए, यानी कि बीए पार्ट 3 बोलते हैं जिसको, या बीए तृतीय वर्ष बोलते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये बात ध्यान रखेंगे। ईयरली एग्जामिनेशन हो रहा है आप सभी का, लास्ट है आप लोग, इसके बाद में सब सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत पेपर हो गए हैं। तो आपका केवल बचा हुआ था, तो इसीलिए आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी होम साइंस बीए थर्ड ईयर का क्लास चलवा दीजिए। और थर्ड ईयर के वाले बहुत सारे बच्चे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी के बता रहे हैं। तो सभी की मैंने लगभग मॉडल पेपर देने का प्रयास मैं कर रहा हूं हर एक सब्जेक्ट का। तो इसी श्रृंखला में होम साइंस का भी मॉडल पेपर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और उसके उत्तर को आपको कैसे लिखना है। देखिए, बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान यानी होम साइंस पेपर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय। इसके नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में यानी 2023 की परीक्षाओं के लिए उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस मॉडल पेपर को बनाने का प्रयास किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके उत्तर को मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से चलते हैं, चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि आपका पेपर जो होता है वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है। खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जो खंड आ होता है उसकी अगर खास करके बात की जाए तो खंड आ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको उसके उत्तर को लिखना होता है 50 शब्दों में। और खास करके सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। निर्देश होता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। ये आपको निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। तो आपको बता दूं कि 50 शब्दों में उत्तर को कैसे लिखना है उसके बारे में बताते हुए आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चन जो होते हैं अति लघु उत्तरीय के पूछे जाते हैं। तो 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास। उसके बाद में यहाँ पर लगभग 10 ही लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन 5 ही आपको करने होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में आपको जैसे पहला प्रश्न दिया जाएगा तो उसके नीचे मतलब एक प्रश्न पूरा हुआ, फिर और करके फिर यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा तो तब एक प्रश्न पूरा होगा। तो चाहे आप ये करें चाहे आप ये करें, दोनों में से एक ही करना है। तो इस प्रकार से आपको 5 ही प्रश्न करने होते हैं लघु उत्तरीय के। 200 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना होता है। बात की जाए दीर्घ उत्तरीय की, तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं इनकी संख्या तो आपको 5 दी होती है, लेकिन करनी कितनी होती है? 2 प्रश्नों की संख्या आपको करनी होती है। 2 प्रश्न जो भी आपको पता हो आप आसानी से उन दोनों प्रश्नों को छांट करके आप लिख सकते हो कितने शब्दों में लिखना है। तो क्राइटेरिया दी जाती है दीर्घ उत्तरीय की 500 शब्द। तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर आते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग पैटर्न पर पेपर सेट किया जाता है। तो पेपर पैटर्न अधिकतर विश्वविद्यालयों के यही हैं। बाकी अगर आपके पैटर्न अलग है, पैटर्न भले ही अलग होगा लेकिन क्वेश्चन सेम मतलब कि आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं और 3 टाइप के ही लिखित टाइप में परीक्षा, लिखित टाइप की जो परीक्षा होती है उसमें 3 टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो प्रश्न आपका पूछा जाएगा मतलब एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय टाइप के, या लघु उत्तरीय, या फिर दीर्घ उत्तरीय। और तीनों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि सिलाई शुरू करते समय धागा उलझने के क्या कारण होते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिलाई शुरू करते समय धागा क्यों उलझ जाता है आखिरकार, ये इसको बताने का प्रयास करेंगे। क्या कारण होते हैं? तो आप लिखेंगे पहला कारण। पहला कारण क्या हो सकता है? बाबिन में धागा अधिक अगर आप भर देंगी तो क्या होगा? धागा फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, धागा फंसते हैं। क्या पहला कारण क्या है? जब आप बॉबिन में धागा क्या करते हैं, अधिक भर देते हैं
तो सिलाई शुरू करते समय धागा उलझने का एक प्रकार से चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरा कारण ये है कि मशीन की सफाई अगर आपने सही तरीके से नहीं की है तो भी धागा फंस सकता है, अर्थात मशीन की सफाई ना होने से भी धागा उलझ सकता है। दूसरा कारण। तीसरा कारण आप क्या लिख सकती हो? तीसरा कारण आप लिख सकती हो कि नीचे का धागा ऊपर की ओर अगर निकला होता है तो भी धागा उलझ जाता है। ठीक है, जो नीचे का धागा होता है अगर वह ऊपर की ओर निकला हुआ होता है सिलाई मशीन में तो क्या होता है, धागा उलझने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा जो है कारण इसका यह है क्या कि मशीन में अगर आप तेल नहीं डाल रहे हैं, समय समय पर तेल नहीं है मशीन में, जो मशीन ऑयल होता है खास करके सिलाई मशीन का आता है, वो पैकेट में भी आता है और जो है डिब्बे में भी आता है। तो अगर आपने उसको सही तरीके से मशीन में नहीं डाला है तो मशीन में तेल अगर नहीं है तो उससे भी क्या होता है कि धागा उलझने के चांसेस थोड़ा सा बढ़े रहते हैं, मतलब ज़्यादा रहते हैं। पांचवा कारण ये आप हो सकता है, लिख सकते हो कि दोनों धागे प्रेशर फुट के अगर नीचे ना ले गए हों तो भी धागा उलझने की संभावनाएं रहती है। तो एक प्रकार से ये 5 कारण हो सकते हैं धागा उलझने के। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा, 50 शब्द आपका कंप्लीट हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया होगा। पहली बात क्या, बाबिन में धागा अधिक अगर भरेंगे तो ठीक है। दूसरी बात, मशीन की सफाई अगर नहीं है तो। तीसरी बात, नीचे का धागा अगर ऊपर की ओर निकला हुआ होता है तो। चौथी बात ये कि मशीन में तेल अगर नहीं है तो भी सिलाई मशीन शुरू करते समय धागा उलझेगा। इसके अलावा दोनों धागे प्रेशर फुट के अगर नीचे मतलब पीछे जो है ना लिए गए हों तो भी धागा उलझने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक प्रकार से ये लगभग 5 कारण हो गए जिसको बारे में मैंने आपको बता दिया कि धागा ऐसे फंसते हैं। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कि फैंसी धागों के कोई 5 प्रकार बताइए। फैंसी धागे के कोई 5 प्रकार बताइए भाई। फैंसी धागे को के 5 प्रकारों के नाम लिखिए। सबसे पहला फैंसी धागा कौन सा होता है भाई? सबसे पहला है स्पाइरल धागा। आप याद कर लीजिएगा, स्पाइरल धागा फैंसी धागा का पहला प्रकार। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका रेटिन धागा। कौन सा? रेटिन धागा। कौन सा धागा भाई? रेटिन धागा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, रेटिन धागा दूसरा। तीसरा धागा कौन सा है आपका? तीसरा आप लिख सकते हो फ्लेक धागा। कौन सा? फ्लेक। तो फ्लेक धागा हो गया, यानी फ्लेक, ठीक है, फ्लेक धागा हो गया। चौथा धागा आप क्या लिख सकते हो? चौथा धागा है आपका लूप धागा। कौन सा धागा भैया? लूप धागा। और पांचवा धागा कौन सा लिख सकते हो आप? पांचवा धागा आप लिख सकते हो भाई, कौन से धागे होते हैं? आपका सलब धागा भी इस कैटेगरी में आता है। तो सलब धागा भी फैंसी धागा है। पहला धागा कौन सा मैंने बताया था? पहला बताया था स्पाइरल धागा, ठीक है, स्पाइरल। तो स्पाइरल धागा जो है ये भी पहला धागा है, फैंसी धागा है। तो कौन कौन से धागे? फैंसी धागों के 5 प्रकार आपसे पूछे गए थे। आप लिखेंगे कि फैंसी धागों के कई प्रकार होते हैं, उनमें से 5 जो हैं मुख्य प्रकार ये हैं। पहला स्पाइरल धागा, दूसरा रेटिन धागा, तीसरा फ्लेक धागा, चौथा लूप धागा, पांचवा स्लब धागा। तो ये हो गए धागों के 5 प्रकार। क्लियर? समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। वैसे धागे जो होते हैं आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो धागे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भाई आपके साधारण धागे, यानी कि सिंपल यार्न। धागों को अंग्रेजी में यार्न कहते हैं। तो हिंदी में अगर पूछ ले यार्न कितने प्रकार के होते हैं तो भी आप ध्यान रखेंगे कि 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। साधारण धागे यानी कि सिंपल यार्न, दूसरा सम्मिश्रित धागे यानी कि कॉम्प्लेक्स यार्न, और तीसरे होते हैं आपके नॉवेल्टी धागे या फिर जिसको आप फैंसी धागा बोलते हो, ठीक है, फैंसी यार्न या नॉवेल्टी यार्न। तो अगर आपसे पूछे नॉवेल्टी यार्न के 5 प्रकार बताओ तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्पाइरल धागा, रेटिन धागा, फ्लेक धागा, लूप धागा और स्लब धागा। क्लियर? तो ये 5 प्रकार हो गए। इसको आप नॉवेल्टी धागा बोलो और चाहे फैंसी धागा बोलो। क्लियर? समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, रेशम की चार भौतिक मतलब कि रेशम की 4 भौतिक और 4 रासायनिक विशेषताएं बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है। रेशम का वस्त्र आप लोग जानते होंगे, रेशमी वस्त्र जो है खास करके बड़ा फेमस होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि रेशम जो रेशमी वस्त्र होते हैं, वैसे रेशम जो होता है ये 2 प्रकार का होता है रेशम, ठीक है। रेशम कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से रेशम 2 ही प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वनिर्मित रेशम और एक होता है आपका उत्पादित रेशम, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रही बात है? आगे समझते हैं।
अच्छा, रेशम को वस्त्रों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि रेशम जो होता है एक जांतो तंतु होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। शहतूत के वृक्षों पर जो कीड़े आपको दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं कीड़ों से रेशम को प्राप्त किया जाता है। रेशम की अगर खास करके मैं बात करूं तो रेशम आप लोगों ने रेशम के कीड़ों को देखा होगा, जो शहतूत या तूत का जो वृक्ष होता है उसी पर होते हैं। रेशम का वस्त्र क्या होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत कोमल होता है, लचीलापन भी इसमें होता है, आकर्षण होता है, और इन्हीं सभी कारणों से खास करके इसको वस्त्रों का राजा कहा जाता है। और इसमें एक प्रकार से कई सारे गुण हैं, और विश्व के सभी देशों में आप देखते हैं रेशमी कपड़े जो होते हैं पहनना गौरव की बात होती है। मतलब अगर आप रेशमी वस्त्र धारण किए हुए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको लोग भी देखेंगे और आपको फीलिंग भी बेटर आती है। तो रेशम खास करके बात की जाए, रेशम के बारे में आपसे क्या पूछा गया, भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। तो 4 भौतिक विशेषताओं को आप पहले सुन लीजिए, कि रासायनिक को सुनेंगे। चलिए सबसे पहले भौतिक आगे, तो भौतिक के बारे में बता दे रहे हैं। तो भौतिक विशेषताओं को, पहली विशेषता भौतिक विशेषता ये होती है रेशम की, कि रेशम के तंतु में पर्याप्त मात्रा में प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है। वस्त्र को दबा करके छोड़ देने पर क्या होता है, वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। अगर वस्त्र को आप दबा करके, रेशमी वस्त्रों को, और अगर छोड़ देंगे तो फिर जो है जितना दाबे रहेंगे फिर वो अपनी यानी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, प्रतिस्कंदनता का जो गुण होता है ये रेशम में पाया जाता है। नहीं कि अगर उसको आप दबा देंगे तो फिर वो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। पहला गुण ये भौतिक गुण है। दूसरी विशेषता इसकी ये है, भौतिक की रासायनिक मतलब भौतिक विशेषताएं में ये लिख सकते हो आप, कि रगड़ने से क्या होता है, रेशम वस्त्रों को रगड़ने से इसकी जो चिकनी सतह होती है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब रेशम कपड़े को आप धोएं तो धोते समय रगड़ना नहीं चाहिए रेशम के कपड़े को। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाता है, रेशम का कपड़ा खराब हो जाता है। तो दूसरी विशेषता ये भौतिक विशेषता है। तीसरी विशेषता में आप ये लिख सकते हो कि रेशम में क्या होता है, रेशम चूंकि अत्यधिक लचीलापन होता है रेशम में, और रेशम के जो बने वस्त्र होते हैं ये कोमलता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये भी इसकी भौतिक विशेषता आप लिख सकते हो। चौथी विशेषता ये आप लिख सकते हो कि रेशम को काफ़ी समय तक हवा में खुला छोड़ने पर क्या होता है, रेशम का रंग जो होता है वो उड़ जाता है, अर्थात क्षीण हो जाता है। तो आप क्या करें, इसको एक प्रकार से रेशम के तंतुओं को अधिक समय तक खुली हवा में ना रखें, ये ज़्यादा बेटर होता है रेशम के लिए। तो ये भी एक प्रकार से चौथी विशेषता हो गई। तो ये सब तो हो गई भौतिक विशेषताएं किसकी, रेशम की। अब बात करते हैं रेशम की रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता की पहली विशेषता सुनिएगा। रेशम की खास करके जो रासायनिक विशेषता होती है उसमें पहली विशेषता है कि रेशम जो होता है हल्के अम्लों के प्रयोग से जो रेशम के तंतु होते हैं उस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर जो है अम्ल का प्रयोग हो जाता है या हल्का अम्ल रेशम के ऊपर चढ़ जाता है या उसमें रेशमी वस्त्रों पर पड़ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये होती है कि रेशम के तंतु पर क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अम्ल का उतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता हानिकारक, लेकिन क्षार का प्रभाव जो है पड़ता है। अम्ल और क्षार कैसे डिनोट करते हैं, 0 एक प्रकार से आपको पता होगा पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 के ऊपर पीएच मान जिन जो है तत्वों का होता है, जिन चीज़ों का होता है तो वो क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं। और ऐसे तरल पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनका एक प्रकार से पीएच मान कितना होता है, तरल पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो क्लियर बात। जैसे सिरका हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, नींबू का रस हो गया, ये सब अम्लीय हैं। क्षार में एक प्रकार से जो है जो पीएच मान 7 के ऊपर होते हैं। क्लियर। तो दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता ये होती है कि रेशम के तंतु में क्या होता है, रंगों के प्रति अधिक सादृश्यता रहती है। तो एक प्रकार से ये भी इसकी रासायनिक विशेषता है। चौथी रासायनिक विशेषता इसकी रेशम की यह है कि रेशम के कोमल तंतुओं पर शक्तिशाली ब्लीच का जो प्रभाव होता है वो हानिकारक होता है। अर्थात रेशम के जो तंतु होते हैं इस पर शक्तिशाली अगर ब्लीच करा जाता है तो उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो एक प्रकार से ये रेशम के रासायनिक और रेशम के भौतिक जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आपका है, लिनन के उपयोग को संक्षेप में समझाइए। लिनन के बारे में आप क्या जानते हो बताने का प्रयास करेंगे। लिनन भी क्या है, लिनन जो लिनन होता है यह भी एक प्रकार से रेशम की ही भांति तंतु होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लिनन की बात की जाए तो ये जो होता है, आपसे क्या पूछा गया है कि इसके उपयोग को संक्षेप में समझाइए। उपयोग को, तो पहला उपयोग लिनन का ये होता है कि लिनन के द्वारा क्या होता है, तंतु द्वारा, लिनन का जो तंतु होता है उस तंतु के द्वारा इलास वस्त्र बनाए जाते हैं, टॉवल बनाए जाते हैं, जो है एक प्रकार से डैम्स जो टेबल क्लॉथ होते हैं जो उसको बनाया जाता है,
चादरों का निर्माण किया जाता है लिनन के वस्त्रों से, तंतुओं से। तो एक प्रकार से ये इसकी एक प्रकार से उपयोग हो सकता है। दूसरा उपयोग इसका जो है, लिनन में क्या होता है कि चमक का गुण होता है, ऊष्मा चालकता इसमें होती है, और इसके अलावा लोचमयता होती है, इसमें तनाव सामर्थ्य भी पाया जाता है। और इसीलिए लिनन का जो वस्त्र होता है, उस वस्त्रों का एक उपयोग क्या होता है, गर्मी में पहनने के वस्त्र के रूप में ज़्यादा लोग करते हैं। तो एक प्रकार से इसका ये उपयोग होता है। तीसरा उपयोग आप ये लिख सकते हो कि लिनन जो होता है उसके तंतुओं से जूते सिलने के धागे जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो इसका ये भी उपयोग है। चौथा उपयोग आप लिनन का ये लिख सकते हो कि जो है लिनन के जो तंतु होते हैं, इन तंतुओं का उपयोग मछली पकड़ने का जो जाल होता है, वो जाल जो बनता है वो मछली पकड़ने वाला, वो जाल भी कहीं ना कहीं पे लिनन के वस्त्रों से ही बनता है। पांचवा इसका उपयोग ये हो सकता है कि खास करके लिनन का उपयोग जो है हवाई जहाज़ के वस्त्र बनाने में लिनन का ही उपयोग किया जाता है, लिनन के तंतुओं का ही उपयोग किया जाता है। तो एक प्रकार से कई सारे उपयोग मैंने बता दिए। मछुआरों के जो जाल होते हैं मछली पकड़ने के, वो हवाई जहाज़ के वस्त्र बनाने के लिए, ठीक है, जूते सिलने के धागे के लिए, और ख़ास करके जो है जो बड़ी बड़ी सालें होती हैं, चादर होते हैं, टॉवल होते हैं, ठीक है, और जो टेबल क्लॉथ होते हैं, उन सभी को बनाने के लिए खास करके लिनन जो है के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, लिनन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, रेयान के प्रकार बताइए। रेयान के प्रकार बताइए। रेयान कितने प्रकार का होता है? रेयान के बारे में बताओ। रेयान जो है के पिता किसे कहते हैं? रेयान का पिता किसे कहा जाता है, बताएं। रेयान का पिता चूंकि काउंट हिलेरे डी जो है चारडोनेट ने सबसे पहले रेयान के तंतु का नाइट्रोसेल्यूलोज निर्मित किया था, और इस वैज्ञानिक की खास करके इसी उपलब्धि के कारण से इस वैज्ञानिक को अर्थात काउंट हिलेरे डी चारडोनेट को क्या बोला जाता है? रेयान का पिता बोला जाता है। 1884 ईस्वी में काउंट हिलेरे डी चारडोनेट ने क्या किया था? रेयान तंतु का एक प्रकार से नाइट्रोसेल्यूलोज बनाया था, और इसी कारण से इनको क्या बोला जाता है? इसी कारण से इनको रेयान का पिता, फादर ऑफ रेयान कहते हैं। क्लियर? रेयान की बात की है तो रेयान कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा गया है। तो रेयान के रेशों को मुख्य स्रोतों के आधार पर आप देखेंगे तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पुनर्निर्मित सेल्यूलोज और दूसरा एसीटेट सेल्यूलोज। ओके, जो पुनर्निर्मित सेल्यूलोज होते हैं उसकी अगर बात की जाए, उसकी खास करके पुनर्निर्मित सेल्यूलोज से जो बनाए जाते हैं रेयान वो, और दूसरे एसीटेट सेल्यूलोज से रेयान बनाए जाते हैं वो। दो प्रकार से रेयान बनाए जाते हैं। तो जो पुनर्निर्मित सेल्यूलोज होते हैं यानी उससे निर्मित जो रेयान होते हैं, उसमें खास करके क्या होता है, नाइट्रस सेल्यूलोज विधि होती है जिसके माध्यम से मतलब कि बनाते हैं रेयान। दूसरा विस्कोस विधि से बनाते हैं। तीसरा कौन सी विधि है? कुप्रामोनियम रेयान बनाने की विधि है। तो एक प्रकार से तीन विधियाँ होती हैं पुनर्निर्मित सेल्यूलोज से निर्मित रेयान की। नाइट्रोसेल्यूलोज विधि, ठीक है, दूसरी विस्कोस विधि, तीसरी कुप्रामोनियम रेयान विधि, ठीक है, बनाने की। इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है आपका? दूसरा होता है एसीटेट सेल्यूलोज से निर्मित जो रेयान होते हैं। तो ये दो प्रकार के रेयान होते हैं, एक तो पुनर्निर्मित सेल्यूलोज से निर्मित रेयान, यानी पुनर्निर्मित सेल्यूलोज किस विधि से? तीन विधियां होती हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज विधि से, विस्कोस विधि से और कुप्रामोनियम विधि से। क्लियर? और एक एसीटेट सेल्यूलोज से निर्मित जो रेयान होते हैं वो। तो रेयान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम अगली चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चले आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, ब्रोकेट किन वस्त्रों को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रोकेट किन वस्त्रों को कहते हैं भाई? ब्रोकेट की बात की जाए तो ब्रोकेट जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अलंकार के लिए, अलंकारण जो वस्त्र होते हैं, अच्छे दिखने वाले खूब सजे धजे वस्त्र, उसी को ब्रोकेट वस्त्र कहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा खास करके इन वस्त्रों को का प्रयोग किया जाता था, और इसमें आप देखते हैं जो है सोने चांदी के महीन महीन तारों से नमूना बनाया जाता था उस वस्त्रों पर। आप देखते हैं जो लाल लाल अंग्रेज लोग पहनते थे, या फिर अंग्रेजों के वस्त्रों पर आप देखते हैं सोने चांदी के महीन महीन तार उसमें कपड़े में ही डिनोट कर दे, मतलब कि उसी में घुसा करके बनाए जाते थे, तो वो होता है।
और धागे जो और धागे होते थे वो छिप जाते हैं, और जो चमकीले धागे सोने और चांदी के होते हैं वो केवल दिखते हैं, सुनहरे और चमकीले धागे वो केवल दिखाई पड़ते हैं ब्रोकेट वस्त्रों में। और इस प्रकार से आप देखते हैं ये वस्त्र जो ब्रोकेट वस्त्र हैं, खास करके सूरत में, बनारस में, अहमदाबाद में, यहाँ सब आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ सब जो है इन ब्रोकेट वस्त्रों का एक प्रकार से मार्केट होता है। क्लियर? तो ये होते हैं ब्रोकेट वस्त्र, अंग्रेज लोग बनवाते थे खास करके। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, वस्त्रों का मानव जीवन में क्या महत्व है बताने का प्रयास करेंगे। वस्त्रों का मानव जीवन में महत्व बताइए। तो वस्त्रों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। पहला महत्व क्या है भाई? पहला महत्व यही है कि व्यक्ति जो होता है वस्त्रों के द्वारा अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करता है। अर्थात अगर आपने बढ़िया कंपनी का वस्त्र पहना है तो आपकी इज्जत मार्केट में ज़्यादा होगी। रेड चीप और एडिडास के जूते पहन करके आप घूमोगे तो एक प्रकार से लोग सोचेंगे कि कुछ नहीं तो भाई इसके पास थोड़ा पैसा तो होगा ही, चूँकि ये इसने ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड चीज़ पहनी हुई है। तो एक प्रकार से ये चीज़ होती है। तो इसको थोड़ा सा क्या होता है, वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो वस्त्रों के द्वारा आपके एक प्रकार से संपत्ति की चीज़ों को का आकलन लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला उपयोग। दूसरा महत्व ये होता है जो है वस्त्रों का मानव जीवन में कि वस्त्र जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, ढकते हैं, यानी आवरण प्रदान करते हैं। ये भी एक प्रकार से महत्व है। और सौंदर्य भी हमारा बढ़ जाता है। अगर हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो हम अच्छे दिखते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रभाव पड़ता है। तो वस्त्र क्या करते हैं, सॉरी वस्त्र क्या करते हैं भाई? वस्त्र क्या करते हैं? वस्त्र जो जानते हैं क्या करते हैं? वस्त्र सौंदर्य वृद्धि करते हैं। आपने अच्छा वस्त्र, आजकल देख रहे हैं वस्त्र और मेकअप का ज़माना है, अगर अच्छे तरीके से सज धज लो तो खूब अच्छे लगते हैं लोग। ठीक है, तो वस्त्र का ये एक प्रकार से फंडा है कि आप अच्छे दिखोगे। तीसरा महत्व ये है वस्त्र का मनुष्य के जीवन में कि वस्त्र जो होता है व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ठीक है, व्यक्ति से क्या होता है, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में क्या होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए वस्त्र भूमिका एक प्रकार से निभाते हैं। वस्त्र अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं, प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। तो वस्त्रों का एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व के निर्धारण में भी महत्व होता है। चौथा महत्व इसका आप ये लिख सकते हो कि खास करके वस्त्र जो होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं तमाम सारे कठिनाइयों से आपको बचाते हैं। जैसे कि पानी बरस रहा है तो भी वस्त्र आपकी कुछ रक्षा करते हैं। तापमान यानी कि सूर्य का प्रकाश से कुछ रक्षा करते हैं। ठंडक से आपकी सुरक्षा करते हैं। तो कई सारे, चूँकि मनुष्य जो होता है एक प्रकार से वो एक प्रकार से प्रकृति के चीज़ों को अपने हिसाब से, मतलब एक प्रकार से अनुकूल उसके नहीं हो पाता है। जबकि जानवर बिना वस्त्रों के रह लेते हैं। वो ठंडी में एक प्रकार से अपनी बॉडी को इस प्रकार से सेट कर लेते हैं कि उनको ठंडी थोड़ा कम लगती है, मतलब कि लगती है ठंडी, लेकिन वो अपनी अंदर की गर्मी जो होती है उसको थोड़ा सा एक प्रकार से उसी के द्वारा बाहर की ठंडी को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, उसका उपकरण यानी वस्त्र पहन लेते हैं, उन्हीं वस्त्रों का एक प्रकार से पहन लेते हैं। तो ये होता है एक प्रकार से वस्त्र का बड़ा महत्व है। वस्त्र हमारे एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। वस्त्र के द्वारा हम अच्छे दिखते हैं। वस्त्र के द्वारा क्या होता है, हमारे संपन्नता का प्रदर्शन अपने कर सकते हैं। वस्त्र के द्वारा अपनी संपत्ति को आप दिखा सकते हैं कि भाई हाँ अच्छे वस्त्र हमने पहने हैं, मुफ्ती का पैंट पहना है, ये पहना है, वो पहना, दुनिया भर का कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो वस्त्र के द्वारा ये तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्राकृतिक तंतु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तंतु किसे कहते हैं बताओ। तंतु माने एक प्रकार से वही होता है धागा एक प्रकार से। ठीक है, तो प्राकृतिक तंतु जो होते हैं मुख्य रूप से वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला वनस्पतिक तंतु, दूसरे जंतुक तंतु और तीसरे खनिज तंतु। यानी प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। प्राकृतिक तंतु कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है प्राकृतिक तंतु, वनस्पतिक तंतु, यानी वनस्पतियों से जो हमको फाइबर्स जो हमको मिलते हैं, तंतु मिलते हैं, वनस्पतियों से धागे हमको मिलते हैं वो। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो जंतुओं से हमको प्राप्त होते हैं वस्त्र बनाने के, जैसे जंतुओं में आपको पता होगा रेशम वगैरह वो सब। ठीक है, तो इसी प्रकार से चीज़ें क्लियर हो रही ना आपकी। तो यही सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा जानना है। ठीक है, क्या कि भाई जो ये वो होता है आपका तमाम सारी चीज़ें, जैसे कि जो तंतु होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, विस्तार से ही समझा दूं। जैसे देखें प्राकृतिक तंतु की अगर बात की, तंतु मुख्य रूप से सबसे पहले समझें
तंतु जो होता है, तंतु, ठीक है, तंतु की अगर बात की, इसको अंग्रेजी में फाइबर्स कहते हैं, फिबर्स, ठीक है। तो फाइबर्स की बात, तंतु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा कौन सा होता है? संश्लेषित या कृत्रिम तंतु, ठीक है, सिंथेटिक तंतु जिसको बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक तंतु होता है वही पूछा गया आपसे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु की बात किया है तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक तंतु कितने कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो प्राकृतिक तंतु होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो प्राणी तंतु यानी एनिमल से प्राप्त होते हैं, एक वनस्पति से प्राप्त होते हैं, और एक किससे प्राप्त होते हैं भाई? एक किससे प्राप्त होते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एक किससे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक तंतु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके? वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं भाई? प्राकृतिक तंतु आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राणियों से, वनस्पतियों से भी प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु, ठीक है, और जंतुओं से, मतलब जंतु तो वही हो गए, जैसे कि आप देखते हैं तमाम सारी चीज़ें हैं। अभी मैं और आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देखते हैं प्राणी तंतुओं में खास करके वनस्पतियों से, या प्राकृतिक तंतुओं में प्राणी तंतु जो होते हैं जैसे एनिमल, उसमें भेड़ की ऊन, जैसे आपको पता होगा ऊँट के बाल से, ठीक है, और जो है रेशम हो गया, ककून हो गया, तो ये इन सभी से क्या होता है जो है तंतुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा वनस्पतियों में आपको पता होगा कपास हो गया, ठीक है, दूब की घास हो गई, ये कापोक हो गया, तो ये सब वनस्पतियों से धागे बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं जो है खनिजों से, जैसे कि एस्बेस्टस हो गया, मिनरल से, ठीक है, प्राकृतिक रबर, तो ये सब भी आते हैं। और इसके अलावा जो संश्लेषित आपके तंतु होते हैं, संश्लेषित तंतुओं में आपको पता होगा कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पुनरुत्पादित सेलुलोज हो गया, ठीक है, जैसे रियान हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप रियान के बारे में, और इसके अलावा भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं। एक्रिलिक तंतु भी होता है, पॉलिएस्टर तंतु, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। खास करके आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। एक तो समझ में आ रही चीज़ें ना? समझ में आ रही तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने। तो मुख्य रूप से जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो भाई किससे बनते हैं? एक आपके होते हैं जंतुओं वाले, यानी जंतुओं से बनते हैं, एक किससे? वनस्पतियों से, और एक खनिजों से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्राणिज तंतु जो होते हैं वो जैसे कि ऊन हो गया भेड़ का, ठीक है यार, जो है उसके बाल हो गए ऊँट के, तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है आपका, पैटर्न बनाने हेतु। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न पूछ रहा है कि पैटर्न बनाने हेतु किन वस्तुओं की आवश्यकता होती? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पैटर्न बनाने हेतु किन वस्तुओं की आवश्यकता होती? पैटर्न माने क्या होता है? जैसे आप कोई सिलाई करने जा रही हो तो उससे पहले एक प्रकार से पैटर्न सेट नहीं करती हो, जैसे कि छुई चाक लेकर के या फिर कुछ लेकर के उसको सेट कर लेती हो कि भाई यहाँ से हमको कटाव करना है, यहाँ से काटना है, वही चीज़ें। तो पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले आपसे कह रहा है कि किन वस्तुओं का जरूरी होता है पैटर्न बनाते समय। सबसे पहली बात, आपको नापने वाला फीता जो होता है, नापने का टेप, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा यंत्र क्या होना चाहिए? वस्तु कौन सी? दूसरी होती है स्केल। स्केल माने पटरी जो कि सीधी हो, एक तो सीधी पटरी और एक कोणीय पटरी होनी चाहिए आपके पास, यानी कोण बनाती हुई, ठीक है, और एक 2 भुजा वाली स्केल होनी चाहिए आपके पास पटरी, ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। तीसरी उपकरण यानी वस्तु आपके पास पैटर्न बनाते समय, ड्राफ्टिंग, एक प्रकार ड्राफ्ट बनाते समय आपको क्या करना चाहिए? ब्राउन पेपर आपके पास होना चाहिए, तीसरी बात, ठीक है। चौथी बात, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। पांचवी बात, आपके पास कागज काटने हेतु एक कैंची होने की मतलब आवश्यकता होती है। छठवीं आवश्यकता क्या होती है? छठवीं चीज़ों की टेबल होनी चाहिए, लकड़ी की टेबल जिस पर परिसज्जा ना की गई हो, और या फिर उसके ऊपर जो है फ्लालेन का कपड़ा एक प्रकार से बिछा हुआ हो, फिर वो टेबल आप यूज़ कर सकती हो। और इसके अलावा सातवां उपकरण आपके पास प्रेस भी होना चाहिए। तो एक प्रकार से 7 जो है वस्तु होनी चाहिए पैटर्न बनाने के लिए खास करके, ठीक है। अच्छा, ड्राफ्टिंग बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? कपड़े पर ऑर्डर बुक में लिखे नाम के अनुसार ड्राफ्ट बनाना चाहिए। इसके अलावा जिस ब्राउन पेपर पर आप ड्राफ्ट करें हैं, नाप उसी पेपर के किनारे पर लिख लें,
ठीक है। इसके अलावा गोलाई वाले स्थान पर हल्के हल्के निशान डालने चाहिए आपको। इसके अलावा वस्त्र के आगे पीछे के भाग, तीरा, आस्तीन, कॉलर, ये सब एक प्रकार से बनाएं और वस्त्र के संपूर्ण भाग को दिखाई मतलब कि देंगे तभी अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा। इसके अलावा ड्राफ्ट की प्रत्येक रेखा व साफ साफ होनी चाहिए, इससे क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सिलाई निर्माण के 5 उपकरण के नाम बताइए। सिलाई करते समय मतलब कि सिलाई किन किन उपकरणों से होती है। सबसे पहली बात, सिलाई निर्माण में कैंची का होना परम आवश्यक है। दूसरा कौन सा उपकरण, इंची टेप। तीसरा धागों का होना जरूरी है। चौथा सुई का और पांचवा पिन का। ठीक है, सिलाई मशीन में, ठीक है, पिन और पिन कुशन इन सभी का होना जरूरी है सिलाई मशीन में, खास करके कैंची, इंची टेप, धागा, सुई, ठीक है, और पिन या पिन कुशन। क्लियर। सिलाई मशीन के 5 उपकरण आपसे पूछे तो कौन कौन से। सिलाई मशीन के 5 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। सिलाई मशीन के 5 भाग होते हैं, जैसे पहला है निडल प्लेट, दूसरा है स्लाइड प्लेट, तीसरा है प्रेशर फुट लिफ्टर, चौथा है थ्रेड गाइड, पांचवा है प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू। ठीक है, क्लियर। तो एक प्रकार से 10 प्रश्न आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव मतलब कि लिखित वाले देख लिए अति लघु उत्तरीय के। अब अगला आपका आता है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की जाए तो आपको सभी प्रश्न करने होंगे। यहाँ पर भी खंड बा से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देना है लघु उत्तरीय के। प्रत्येक प्रश्न का आपको अथवा करके मिलेगा प्रश्न का उत्तर, तो आपको दोनों में से केवल एक ही करना है। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें है, निटिंग विधि या ब्रेड्सलेस विधि का संक्षिप्त परिचय दीजिए और बुनाई के प्रकार बताइए। तो चाहे ये बताओ चाहे ये बताओ, दोनों में से केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। क्लियर। आइए देखते हैं कैसे हम समझ सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को। चलें समझने का प्रयास करते हैं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है, पहला प्रश्न है क्या प्रश्न है भाई। पहला, नेटिंग विधि या ब्रेड्सलेस विधि का संक्षिप्त परिचय दीजिए। निटिंग विधि क्या होती है। निटिंग विधि या निटिंग मेथड जिसको आप बोलते हो, निटिंग विधि जो होती है, इसकी अगर खास करके बात की जाए तो वस्त्र निर्माण की सबसे प्रचलित विधि, एक प्रकार से प्रचलित विधियों में से एक विधि ये भी है। इसमें क्या होता है कि जो है मात्र एक ही धागे को प्रयुक्त किया जाता है उसके लिए। ठीक है, निटिंग विधि में क्या होता है, निटिंग विधि में क्या होता है भाई। निटिंग विधि में ये होता है कि जो है एक ही धागे को प्रयुक्त किया जाता है और ख़ास करके घर गृहस्थी की जो महिलाएं होती हैं वो इसी विधि से वस्त्रों की बुनाई करती हैं और ख़ास करके अधिक मात्रा में यही जो है निटिंग विधि ही चलती है। और इस विधि में क्या होती है, 2 सिलाइयाँ होती हैं, उस 2 सिलाइयों को लिया जाता है और पहली सिलाई जो होती है जो है या फिर पंक्ति जो होती है उसकी दूसरी सिलाई या पंक्ति पर लेकर के पंक्ति दर पंक्ति क्या होता है बुनाई की जाती है। जैसे मोजे होते हैं, स्वेटर बुने जाते हैं, जर्सी बुनी जाती है, ये सब निटिंग विधि के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो ठंडी में इस समय स्वेटर जो सिलाई के इधर फंदा चढ़ाया उधर किया, वो तो मुझे कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो निटिंग विधि ही होती है जो कि स्वेटर वगैरह आप बुनती हो। ठीक है, वर्तमान युग में क्या है कि वस्त्रों उद्योग के धंधे से इस विधि जो निटिंग विधि है इसमें एक प्रकार से आप देखते हैं कई प्रकार की विधियों का निर्माण हो चुका है। जैसे कि होजरी वस्त्र, जैसे गंजी, बनियान, जंघिया, तब मोजे, ये सब तैयार किए जाते हैं निटिंग विधि के द्वारा ही। क्लियर। इसके अलावा जो ब्रेड्सलेस विधि है इसकी अगर खास करके बात की जाए तो वस्त्र निर्माण संबंधी इस विधि का अधिक प्रचलन अभी भी नहीं है। ओके, इस विधि द्वारा क्या होता है कि वस्त्रों के निर्माण हेतु सर्वप्रथम एक साथ 3 अथवा इससे भी अधिक धागे लेकर के उनको एक दूसरे से क्या होता है, जैसे लड़कियां अपनी चोटी को बांधती हैं वैसे खास करके चोटी के नुमा एक प्रकार से 3-4 धागों को लेकर के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। 3-4 धागों को मिला करके जिस प्रकार से चोटी गूंथती हैं लड़कियां। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो है चित्ताकर्षक, सजावटी और ख़ास करके सुंदरतम वस्त्रों का निर्माण जो होता है वो ब्रेड्सलेस विधि से बनाई जाती है। क्लियर। तो एक प्रकार से ब्रेड्सलेस विधि होती है और ये निटिंग विधि। क्लियर, समझ में आ गई आपके दोनों विधियाँ। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, बुनाई के प्रकार बताइए। बुनाई कितने प्रकार की होती है आपसे पूछा जा रहा है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बुनाई कितने प्रकार की होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो बुनाई की खास करके बात की तो बुनाई कितने प्रकार की होती है भाई। बुनाई मुख्य रूप से 3 प्रकार आप लिख सकते हो। पहली है गोलाकार या सपाट बुनाई, दूसरा है रिब बुनाई, तीसरा है तहदार बुनाई। मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। जो गोलाकार बुनाई होती है इसकी अगर बात की है, सपाट बुने जो वस्त्र होते हैं खास करके बुनाई मशीन में बहुत सी हुक लगी हुई सिलाइयाँ
होती हैं इसमें गोलाकार बुनाई में, जिससे क्या होता है कि बराबर बराबर की दूरी पर क्या होता है कि रखा जाता है इन लोगों को और वस्त्र बुना जाता है इससे। और उसके माप में अनुपात में आप देखते हैं इन सुइयों को लगाया जाता है। मशीन जिसमें सुई वृत्ताकार लगी हुई होती है, या मोजे व अन्य गोलाकार वस्त्र बुनने के प्रयोग में खास करके गोलाकार व सपाट बुनाई की जाती है। और सुइयों को अगर सीधा कतार में लगाया जाता है तो इकहरी चौड़ाई का वस्त्र बनता है इससे, जिसको सपाट बुनाई का वस्त्र भी कहते हैं। तो ये होता है आपका गोलाकार सपाट बुनाई, ठीक है। इसके अलावा आपका एक होता है रिब बुनाई। रिब बुनाई की बात किया तो इस बुनाई से क्या होता है, वस्त्र में असाधारण रूप से लचीलापन आ जाता है। दानेदार बुनाई की तरह होती है ये भी बुनाई, रिब बुनाई। साधारण बुनाई में क्या होता है, फंदों को बनाने के लिए धागा हमेशा एक ही ओर रहता है, और जो सलाइयों से नए फंदे खींचे जाते हैं वे भी एक ही दिशा में होते हैं इसमें। परंतु क्या होता है, ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है कि प्रत्येक नए फंदे की बुनाई के लिए धागे का दिशा परिवर्तित कर दिया जाए, या कुछ फंदों के समूह के लिए एक प्रकार से कर दिया जाए। जो वस्त्र इस प्रकार की बुनाई को से तैयार किए जाते हैं वह रिब जैसा दिखाई पड़ता है, और इसीलिए इसको रिब बुनाई कहते हैं। जैसे मोजे का ऊपरी हिस्सा आपको पता होगा हमेशा इसी बुनाई से होता है, जो एक प्रकार से आप देखते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना हुआ होता है। एक मोजा आपने देखा होगा, उसका जो ऊपर वाला जो ये पोर्शन होता है खास करके, ठीक है, वो जो बुनाई होती है ऊपर वाले हिस्से में वो रिब बुनाई हुई होती है, ठीक है। अब समझ में आ गई। तो पैरों की मोटाई के अनुसार, ताकि वो एक प्रकार से थोड़ा सा बढ़ जाए घट जाए, ये एक प्रकार से रिब बुनाई का यही क्या लचीलापन थोड़ा सा आ जाता है कि अगर आपका थोड़ा सा पैर जो है मोटा है तो उस पर भी फिट हो जाए, पतला है तो उस पर भी फिट हो जाए, यानी इलास्टिक टाइप का जो होता है एक प्रकार से ये चीज़ें होती है। तो मोजे का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये इसी विधि से एक प्रकार से होता है, ताकि मोजा जो होए अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाए। क्लियर, आगे समझते हैं। तो ये हो गया आपका रिब बुनाई। तीसरी बुनाई कौन सी है, तीसरी बुनाई तहरदार बुनाई, सॉरी तहदार या तहदार बुनाई, ठीक है। जिसको आप प्लेटेड जो है निटिंग फैब्रिक कहते हैं, ठीक है। तो इस बात की जाए तो इस तरह के जो वस्त्र होते हैं, तो इसमें क्या होता है, तह बनाने के लिए मशीन, बुनाई की मशीन में क्या किया जाता है, दो धागों का प्रयोग किया जाता है तहदार बुनाई में। दो कितने धागे, दो धागों का प्रयोग किया जाता है, और उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इससे इसमें क्या होता है कि एक वस्त्र के पिछली ओर और एक अगली ओर दिखता है। इसलिए यदि एक धागा सूती है तो दूसरा ऊनी होता है, तो वस्त्र बुनाई के बाद ऐसा दिखता है जैसे ऊन के सूत का अस्तर एक प्रकार से लगा दिया गया हो। तो यह बुनाई इस प्रकार से होती है। बुनाई की इस विधि को क्या बोलते हैं, प्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है, या प्लेटिंग कहते हैं। और आप देखते हैं इसमें, आप देखते हैं खास करके बुने हुए जो वस्त्र होते हैं उसमें भी लचीलापन अधिक हो जाता है। परंतु इस वस्त्र में क्या होता है, एक दोष भी होता है कि यदि एक फंदा टूट जाता है तो सारी बुनाई इसमें क्या हो जाती है, उधड़ जाती है, सारी बुनाई खराब हो जाती है। जो वस्त्र चिकने धागे से बने हुए होते हैं उनमें यह दोष हमेशा पाया जाता है, जैसे कि रेशमी और रियान के जो वस्त्र होते हैं उनमें उधड़ना जो होता है एक प्रकार से घटिया किस्म के या फिर रोएदार सूती व ऊनी वस्त्रों में आप देखते नहीं होता है। जो अच्छे वस्त्र होते हैं उसमें आप देखते हैं उधड़ने की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है, क्योंकि बुनने वाले धागे के सिरे क्या होते हैं, फंदों को पकड़ लेते हैं और उनको फिसलने से रोकते हैं। यदि बुनाई करते समय बुनाई करने वाले धागे को विभिन्न माध्यमों से निकाला जाए तो वस्त्र के उधड़ने का जो दोष होता है वो दूर हो जाता है। तो एक प्रकार से ये तमाम सारी बुनाई के प्रकार जो मैंने बताए आपको, ये सब आप लिख सकते हो और अच्छे तरीके से नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका है कि रोलर तथा ब्लॉक से छपाई किस प्रकार से की जाती है, या फिर और करके अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां बताइए। तो प्रश्न बड़ा ही अच्छा है आपसे। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि रोलर रोलर तथा ब्लॉक की छपाई, ब्लॉक छपाई, इससे क्या समझते हैं, रोलर या फिर ब्लॉक, रोलर छपाई और ब्लॉक छपाई ये किस प्रकार से की जाती है। तो रोलर छपाई की अगर खास करके बात की जाए तो रोलर छपाई जो होती है, रोलर प्रिंटिंग 1785 ईस्वी की बात है। इसमें हमारे देश में क्या हुआ, रोलरों से छपाई शुरू होती है 1785 ईस्वी से ही, और इस समय तक वस्त्रों के निर्माण से संबंधित विभिन्न मशीनों का निर्माण हो चुका था। सॉरी, क्या हुआ, रोलर जो होते हैं
तमाम सारी मशीनों का निर्माण हो चुका था 1785 तक होते होते। रोलरों से क्या होता है कि 1 घंटे में हज़ारों गज कपड़े की छपाई हो जाती है। रोलर से क्या होता है, छपाई करने के लिए मशीन में छपाई कार्य के लिए एक बड़ा बेलन लगा हुआ होता है, जिसके चारों ओर वह वस्त्र घूमता रहता है और जिसकी छपाई होनी होती है, मतलब छपाई होती है। वस्त्र तथा बेलन के मध्य कई रंगों के रोलर जो होते हैं लगे हुए होते हैं। प्रत्येक रोलर में क्या होता है, एक प्रकार का रंग होता है। यदि कोई ऐसी डिजाइन बनती है जिसमें 4 या 5 रंग लगते हैं या लगाने होते हैं, तो उसके लिए उतने ही रोलर लगाने पड़ते हैं जितने कि एक प्रकार से रंग आपको चाहिए। ये सभी रोलर क्या होते हैं, तांबे के बने हुए होते हैं, जिन पर डिज़ाइन खुदा हुआ रहता है। और छपाई कार्य की कुछ ऐसी मशीनें भी होती हैं जिनमें 14 रंग के रोलर भी लगे हुए होते हैं। और इस प्रकार से उसमें छेद, मतलब एक प्रकार से जो डिजाइनें बनी हुई होती हैं उसमें रंग जो होते हैं वो एक प्रकार से पकड़ लेते हैं और इस प्रकार से वस्त्रों पर वो टपाटप बैठते जाते हैं और इस प्रकार से क्या होता है, वस्त्रों पर छपाई होती चली जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार से छपाई कार्य की कुछ ऐसी मशीनें अब आ चुकी हैं कि जिसमें बहुत सारे रंग भी एक प्रकार से भरे जा रहे हैं, 14 रंग भी आपको दिखाई पड़ते हैं। यदि छपाई करते समय वस्त्र की सतह रंगीन रखनी होती है तो इसके लिए पहले वस्त्र को उसी रंग में रंगना पड़ता है और उस स्थिति में उन पर डिज़ाइन की छपाई की जा सकती है। आकर्षक छपाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें वस्त्र की सतह पर कई रंगों की डिज़ाइन आपकी बनी हुई होती है। तो एक प्रकार से वस्त्र को आकर्षक करने के लिए रोलर से छपाई की जाती है। इसके अलावा जो अगली छपाई होती है उसका नाम है ब्लॉक छपाई। ब्लॉक छपाई की बात की जाए तो ब्लॉक छपाई जो होती है किसी भी वस्त्र पर डिजाइन छापने की यह सबसे सरल विधि होती है ब्लॉक छपाई। ब्लॉक जो होती है लकड़ी के बनाए जाते हैं ब्लॉक, और इस विधि से छपाई करने के लिए ब्लॉक जो होता है मोटी लकड़ी के टुकड़े पर बनाया जाता है। मोटी लकड़ी पर डिज़ाइन खोद करके ब्लॉकों का निर्माण किया जाता है। इससे डिज़ाइन ऊपर भर आता है और ठप्पे लकड़ी के अलावा जो है लोनियम के भी बनाए जाते हैं। खास करके एक तत्व होता है, लकड़ी पर खोदा जाने वाला डिज़ाइन जो होता है लगभग 1/4 यानी कि 1/4 इंच उभरा हुआ होता है। ब्लॉक को रंग की लेई में डुबोया जाता है। इसके बाद वस्त्र पर उसको दबाया जाता है जिससे लकड़ी के ब्लॉक पर लगा हुआ रंग जो होता है कपड़े की सतह पर आ जाता है। और इसके लिए खास करके जिस कपड़े पर डिज़ाइन करनी होती है उसको एक बड़ी गद्दीदार मेज़ पर फैला दिया जाता है और फिर ठप्पे पर रंग लगा करके वस्त्र पर लगा दिया जाता है और इससे क्या होता है, सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और यदि कई रंगों के डिज़ाइन में छपाई करनी होती है तो एक रंग के सूख जाने पर दूसरा रंग का प्रयोग करना चाहिए इसमें, ताकि वस्त्र की पूर्ण सतह तरीके मतलब पूर्ण सतह पर छपाई अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, ये होता है आपका कौन सी, ब्लॉक छपाई। ठीक है, रोलर छपाई में एक साथ कई सारे रंगों का प्रयोग हो जाता है, ब्लॉक छपाई में एक प्रकार से एक एक करके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां बताइए। धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। धब्बे छुड़ाने की कई सारी विधियां हैं। ठीक है, धब्बे छुड़ाने की कौन सी विधियां, जैसे कि पहली विधि कौन सी धब्बे छुड़ाने की, धब्बे छुड़ाने की पहली विधि घोलक विधि। घोलक विधि क्या होती है, घुलनशील धब्बों को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है, आप क्या करेंगे, इस विधि का प्रयोग करने से पहले कपड़े के ऊपर जमी जो धूल होती है उस धूल को ब्रश से साफ कर देना चाहिए। फिर इसके बाद में धब्बे वाले स्थान पर कपड़ों को उलट करके इस प्रकार से रखा जाए कि धब्बे का सीधा भाग जो होता है वो नीचे रहे और फिर उसके नीचे जो है ब्लॉटिंग पेपर रखना चाहिए और फिर धब्बा छुड़ाने वाले पदार्थ को लगाना चाहिए। घोलक को लगाने के लिए रुई का प्रयोग करना चाहिए। धब्बे की पीठ को घोलक से एक प्रकार से मलना चाहिए, इससे क्या होता है, धब्बा छूटता है। घोलक को मलने का कार्य गोलाकार ही किया जाता है ताकि धब्बा एक प्रकार से ऐसे गोलाई में एक प्रकार से अगर उसको हम छुड़ाएंगे तो ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से छूट जाएगा। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल हो गया, तारपीन हो गया, बेंजीन हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ये सब एक प्रकार से अच्छे घोलक होते हैं। इनसे खास करके अगर आप धब्बे छुड़ाएंगी तो अच्छे तरीके से धब्बे छूट जाएंगी। क्लियर, तो धब्बे छुड़ाने के ये चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ों का, पेट्रोल का, स्प्रिट का, ठीक है, इन सभी चीज़ों का, बेंजीन का, केरोसिन तेल का आप प्रयोग कर सकती हो धब्बे छुड़ाने के लिए। दूसरी होती है रासायनिक विधि धब्बे छुड़ाने की। रासायनिक विधि कौन सी होती है, जैसे कि जो धब्बा सरलता से नहीं छूटता है उन्हें हम विशेष रासायनिकों का सहायता लेकर के उसको छुड़ाते हैं। सुहागा हो गया, ऑक्जेलिक कमल हो गया, जेबेल वाटर हो गया, सोडियम परबोरेट हो गया, बोरेक्स हो गया, साल्ट ऑफ सोरेल हो गया, नींबू के रस हो गया, इन सभी का प्रयोग करके आप धब्बे को छुड़ा सकती हो। तो ये सब रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसके अलावा
जो तीसरी विधि होती है धब्बे छुड़ाने की, कौन सी है वो, उस विधि का नाम है अवशोषक विधि। अवशोषक विधि की बात की जाए तो जिन वस्त्रों को धोया नहीं जा सकता, खास करके उन पर अगर दाग लग जाते हैं तो उनको छुड़ाने की विधि को हम अवशोषक विधि कहते हैं। ऐसे वस्त्रों पर पड़े धब्बों को छुड़ाने के लिए अवशोषकों का प्रयोग किया जाता है। और ख़ास करके आप देखते हैं जैसे कि खड़िया हो गया, ठीक है, मैदा हो गया, नमक हो गया, फुलर हो गया, इन सभी का प्रयोग हम करते हैं धब्बे को एक प्रकार से अवशोषित करने के लिए। धब्बे पर पाउडर लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, बाद में ब्रश से झाड़ करके पाउडर को अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार चिकनाई जो पाउडर होता है चिकना, उस पाउडर की चिकनाई से सूख जाता है और पाउडर झाड़ने के साथ ही धब्बा भी छूट जाता है। और यदि दाग पूरी तरह से साफ़ नहीं होता है तो उस पर दोबारा पाउडर अगर वही लगा देंगे जो नमक या मैदा, खड़िया या फिर टेलकम पाउडर, तो इससे साफ़ हो जाता है। क्लियर। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके तो एक प्रकार से धब्बे छुड़ाने की 3 विधियाँ होती है, एक तो घोलक विधि, एक रासायनिक विधि और एक अवशोषक विधि। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, ऊनी एवं जो है वस्ट्रेड वस्त्रों में क्या अंतर पाया जाता है, मतलब क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका, ऊनी एवं जो है वस्ट्रेड, जो वस्ट्रेड वस्त्र होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। खास करके जो एक प्रकार से जो वूलन फैब्रिक होता है या फिर एक प्रकार से वार्स्टेड फैब्रिक होता है, इनमें क्या अंतर होता है। पहला अंतर ये होता है कि ऊनी वस्त्रों में धागा की गणना जो होती है कम होती है, जबकि वर्स्टेड वस्त्रों में धागा गणना ऊनी वस्त्रों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा अंतर ये है इन दोनों में कि ऊनी वस्त्रों के तंतु छोटे होते हैं और घुंघराले होते हैं, जबकि जो वर्स्ट्रेड जो वस्त्र होते हैं इन वस्त्रों के तंतु सीधे और लंबे होते हैं। तीसरा अंतर ये है इसका इन दोनों का कि ऊनी वस्त्रों के धागों पर केवल धुनाई ही की जाती है, ढीली बटाई की जाती है, जिससे क्या होता है कि तंतु अपेक्षाकृत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। वर्स्ट्रेड तंतु क्या होते हैं, जो उसके धागे होते हैं वर्स्ट्रेड तंतुओं के, मतलब जो वर्स्ट्रेड धागे होते हैं वो धुने जाते हैं और इस पर कंघी की जाती है, अधिक बटाई की जाती है, इसलिए इसके तंतु अधिक मजबूत होते हैं। इसके अलावा जो है अगला लिख सकते हो अंतर, जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनकी बात किया तो इस पर मुलायम तथा नरम परिसज्जा की जाती है, जैसे कि रोए उठाना हुआ, भाप देना हुआ, ये ऊनी वस्त्रों पर कर सकते हो। जबकि वस्ट्रेड वस्त्र जो होते हैं कठोर परिसज्जा इनकी होती है, इसलिए इनको झुलसाना पड़ता है, भाप देना पड़ता है। इसके अलावा ऊनी वस्त्रों की बात की जाए तो ऊनी वस्त्रों में धूल के कण अतिशीघ्र चिपक जाते हैं, जबकि वस्ट्रेड वस्त्रों में धूल के कण जो होते हैं शीघ्रता से नहीं चिपक पाते हैं। ठीक है। धूल के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, ये धूल को एक प्रकार से प्रतिकर्षण करता है धूल का। ठीक है। जबकि जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें धूल के कण जल्दी सिमट जाते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा गैप होता है। छठवां अंतर ये होता है कि ऊनी वस्त्र दिखने में क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, रोएदार होते हैं और मोटे होते हैं, जबकि वस्ट्रेड वस्त्र जो होते हैं चपटे होते हैं, खुरदरे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है। सातवां अंतर ये आप लिख सकते हो कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं इन्हें सरलता से मिश्रित किया जा सकता है, जबकि वस्ट्रेड वस्त्रों की बात की जाए तो इन्हें मिश्रित करना कठिन होता है। ऊनी वस्त्रों की बात की जाए तो ऊनी वस्त्र अधिक गर्म होते हैं, वस्ट्रेड वस्त्र जो होते हैं कम गर्म होते हैं। ठीक है। अगला अंतर ये है कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं कम महंगे होते हैं, वस्ट्रेड जो वस्त्र होते हैं वो अधिक महंगे होते हैं। ठीक है। ऊनी वस्त्र में आप देखते हैं खेलों में, खास करके खेलों के वस्त्रों में जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, स्कर्ट हो गया, कंबल हो गया, इन सभी के लिए ऊनी वस्त्र का उपयोग किया जाता है। वस्ट्रेड वस्त्र जो होते हैं गर्मी में पहनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, काम काज के जो पहना जाता है वो वस्त्र जो होता है खास करके वस्ट्रेड वस्त्र होता है। इसके अलावा अगला अंतर आप लिख सकते हो, जो ऊन के वस्त्र होते हैं वो एक प्रकार से फलालैन, ट्विल, सेटलैंड, इन सभी के बने वस्त्र होते हैं, मतलब कि ऊनी तंतुओं से बने वस्त्र जो होते हैं, जैसे कि फैलालैन हो गया, ट्विल, सेटलैंड, ये हो गए। वस्ट्रेड तंतुओं से जो बने वस्त्र होते हैं जैसे कि गैवरडीन, बेडफोर्ज, सर्ज, ये सब होते हैं। क्लियर। समझ में आ गई बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्त्रों को धोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बढ़िया प्रश्न है। वस्त्रों को धोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वस्त्रों को धोते समय कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि सफ़ेद वस्त्रों को अगर खास करके धोना है, सफ़ेद वस्त्रों को रंगीन वस्त्रों से अलग करके धोना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि सफ़ेद कपड़ों पर रंग लगने की संभावना बनी रहती है और बढ़ जाती है, खास करके जब रंगीन वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र एक में अगर आप भिगो करके धोएंगी तो इससे दिक्कत होगी। तो सबसे पहली बात इसको ध्यान रखना है कि सफ़ेद वस्त्र को और रंगीन वस्त्रों को अलग अलग बाल्टी में धोना है।
दूसरा प्रकार से ध्यान ये रखना है आपको कि वस्त्रों को धोने से पहले ही धुलने वाले सभी कपड़ों की जेबें जो होती हैं आपको देख लेनी चाहिए, ताकि जो है आपके पति का या आपके किसी घर के जो आदमी है उसका क्या हो, कोई पैसा वैसा अगर रखा हो तो उसको आप निकाल लें, पहले से उसको अपने रख लें, अपने पास रख लें। तो ये धोने का फ़ायदा भी आपको मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और नहीं तो एक प्रकार से अगर उसी में थोड़ा सा धो देंगी तो फिर जो वस्त्र में एक प्रकार से पैसा मिलने की बात नहीं है, जो नोट वोट रखी तो हो सकता है थोड़ा सा अगर रंग छूट जाए उसका, तो आपका सफ़ेद वस्त्र है तो फिर गंदा हो जाएगा, दाग लग जाएगा। तो इसके कारण से क्या करना है आपको, जो पैसे रुपए होते हैं उनको पहले से निकाल लें, जेब चेक कर लें, मान लेते हैं कुछ और रखा है तो सब निकाल करके पहले अलग कर लें। तीसरी बात ये ध्यान रखना है आपको कि वस्त्रों को धोने से पहले यदि कोई वस्त्र फटा है तो उसे सिल करके धोना चाहिए, अन्यथा वह धोने से और भी फट जाएगा, ठीक है। चौथी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि वस्त्रों को सीधा करके भिगोना चाहिए, ठीक है। वस्त्रों को सीधा करके भिगोना चाहिए, ज़्यादा बेटर होता है। पांचवा इसका ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि कपड़ों को धोते या धोने के बाद साफ धूपदार स्थान पर सुखाना चाहिए। छठवीं बात यह है कि कपड़े धोते समय आपको कपड़े पर किसी प्रकार का दाग धब्बा अगर लगा हो, जैसे पान का धब्बा हुआ या फल का धब्बा हुआ या चिकनाई का धब्बा हुआ या वर्निश का धब्बा हुआ, चाय का धब्बा हुआ, तो उसे धोने से पहले ही आपको उस धब्बे को छुड़ा लेना चाहिए। अगर आप उसको नहीं छुड़ाती तो फिर धब्बा आपका या दाग फैल भी सकता है कपड़ों में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा तो वस्त्र खास करके धुलाई करते समय। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, स्वनिर्मित और उत्पादित रेशम में क्या अंतर होता है। बढ़िया प्रश्न है। स्वनिर्मित यानी कि खुद बनाए और एक प्रकार से जो उत्पादित रेशम होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। खास करके कई सारे अंतर होते हैं भाई। देखिए, पहला अंतर ये होता है, स्वनिर्मित जो रेशे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूंगा रेशम, दूसरा होता है टसर रेशम और तीसरा होता है अरंडी रेशम। जबकि उत्पादित रेशे जो होते हैं उसकी अगर बात की जाए तो उत्पादित रेशे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लपेटा हुआ रेशम और एक काटा हुआ रेशम, ठीक है। तो ये चीज़। दूसरा अंतर आप ये लिख सकते हो, स्वनिर्मित रेशम जो होता है वो निम्न श्रेणी का रेशम होता है, जबकि उत्पादित रेशम जो होता है वह उच्च श्रेणी का रेशम होता है। तीसरा अंतर आप ये लिख सकते हो कि स्वनिर्मित रेशम के जो रेशे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि जो उत्पादित रेशम होता है उसके रेशे जो होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, यानी कि 300 से 180 गज तक होते हैं। इसके अलावा चौथा अंतर ये आप लिख सकते हो कि स्वनिर्मित रेशे के कीड़े जो होते हैं वो ओक के वृक्षों पर ही पलते हैं, जबकि उत्पादित रेशम के जो कीड़े होते हैं वह शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, ठीक है। पांचवा अंतर ये लिख सकते हो आप स्वनिर्मित रेशम और उत्पादित रेशम में कि स्वनिर्मित रेशम जो होता है उसके रेशे कड़े और भारीपन जो है एक प्रकार से अपने आप में लिए हुए होते हैं। इसके अलावा जो उत्पादित रेशम होता है वो उसके रेशे जो होते हैं कोमल होते हैं, अविरल होते हैं और चमकदार होते हैं, ठीक है। अगला अंतर ये आप लिख सकते हो, जो स्वनिर्मित रेशम होता है उसके रेशे भूरे होते हैं, सफ़ेद होते हैं और पीलापन लिए हुए होते हैं स्वनिर्मित रेशे, जबकि उत्पादित रेशे जो होते हैं उसकी बात की जाए तो सफ़ेद होते हैं, स्वच्छ होते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगला अंतर ये होता है कि जो स्वनिर्मित रेशे होते हैं इसका रंग निम्न किस्म का होता है, जबकि जो उत्पादित रेशम होते हैं उनका रंग उच्च किस्म का होता है, यानी अच्छा होता है, खास करके स्वनिर्मित रेशे से। तो एक प्रकार से ये अंतर हो गया स्वनिर्मित और उत्पादित रेशम में। अगला प्रश्न आपको आर करके दिया हुआ है, देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऊन के प्रकार बताइए। ऊन के प्रकार बताइए, ऊन कितने प्रकार का होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ऊन के प्रकार आपसे पूछ रहा है, ऊन के प्रकार। तो ऊन के प्रकार की बात की तो भेड़ की किस्म के अनुसार ऊन को हम 4 प्रकार से बांटते हैं। ऊन के एक प्रकार से जो भेड़ होता है, भेड़ों की किस्म के आधार पर अगर बांटा जाए तो भेड़ मतलब कि एक प्रकार से ऊन को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा होता है, प्रथम श्रेणी का ऊन। दूसरा हम बांट सकते हो द्वितीय श्रेणी का ऊन, तीसरा तृतीय श्रेणी का और चौथा चतुर्थ श्रेणी का। जो प्रथम श्रेणी का ऊन होता है इसकी विशेषता क्या होती है, तो ये मेरिनो जाति के जो भेड़ होते हैं, वो जो मेरिनो जाति की भेड़ जो पहले केवल स्पेन में पाई जाती थी और उससे प्रथम श्रेणी की ऊन की प्राप्ति होती मेरिनो जाति की भेड़ से। और इस ऊन के रेशों की लंबाई जो होती है 1 से लेकर के 5 तक होती है और ख़ास करके इसके रेशे
पर्याप्त मजबूत होते हैं, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं और इस ऊन में आप देखते हैं अच्छे प्रकार की ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता है। नंबर 1 ऊनी वस्त्र बनते हैं खास करके मेरिनो जाति के भेड़ की जो खाल मतलब जो होते हैं रोएं उससे। और ऊनी सल्कों की संख्या एक प्रकार से प्रति इंच 3000 तक होती है इसमें। तो एक प्रकार से प्रथम श्रेणी का ये एक प्रकार से मेरिनो जाति की जो वो भेड़ होते हैं उनसे निकलते हैं। दूसरा जो होता है एक प्रकार से द्वितीय श्रेणी का जो ऊन होता है ये खास करके अधिकतर आप देखते हैं आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये सब यहाँ की जो भेड़ें पाई जाती हैं यहाँ से निकलते हैं। और इनके रेशे जो होते हैं खास करके 2 से 4 तक होते हैं और ख़ास करके इन तंतुओं में पर्याप्त सल्क भी होता है। और इस ऊन से आप देखते हैं स्वेटर, जर्सी ये सब बनाए जाते हैं द्वितीय श्रेणी के ऊन से। तृतीय श्रेणी का जो ऊन होता है इसकी अगर बात की जाए तो यह ऊन कहाँ पर इंग्लैंड में आपको मिलेंगे। खास करके इंग्लैंड में जो पाई जाने वाली खास करके भेड़ें होती हैं उनसे तृतीय श्रेणी के ऊन की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये रेशे खास करके कड़े होते हैं, मोटे होते हैं, कम सल्क पाया जाता है इनमें। ठीक है, जो चौथे श्रेणी के जो रेशम होते हैं मतलब चौथे श्रेणी का जो ऊन होता है ये ऊन मिश्रित जाति के भेड़ों से प्राप्त होता है और ख़ास करके इस ऊन की सतह पर सल्कों का अभाव होता है, कमी होती है। ठीक है, और इसकी सतह चिकनी होती है, समान होती है, चमकदार होती है और इस ऊन में मजबूती और प्रत्यास्था जो होती है वो कम होती है। और ख़ास करके आप देखते हैं इसका प्रयोग दरी बनाने में, गलीचे बनाने में और सस्ते जो वस्त्र होते हैं उनको बनाने में चतुर्थ श्रेणी के ऊन का प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रकार से 4 श्रेणी के ऊन हो गए। अगला प्रश्न आप देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न है रासायनिक तंतुओं का वर्णन कीजिए। रासायनिक तंतुओं के वर्णन के बारे में आपसे पूछ रहा है, रासायनिक तंतुओं के बारे में बताएं, यानी कि आपसे पूछ रहा है केमिकल या सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उनके बारे में। रासायनिक तंतुओं की बात की जैसे कि नायलॉन हो गया रासायनिक तंतु है। ठीक है, नायलॉन की खोज किसने करी थी? 1938 में न्यूयॉर्क की ड्यूपोन्ट कंपनी के थे डॉक्टर जो है कैरोथर्स, उन्होंने करी थी। नायलॉन एक क्या है? बहुलक तंतु है और इसका निर्माण जो है हेक्सेमेथिलीन जो है डाइमीन व जो है एडिमिड एसिड नामक रसायनों से मिल करके बना है। नायलॉन का तंतु जो होता है बारीक होता है, चिकना होता है और काफ़ी लंबा होता है। वस्त्र निर्माण करते समय खास करके आवश्यकता अनुसार इसको काटना पड़ता है, ये नायलॉन होता है। दूसरा तंतु कौन सा होता है रासायनिक तंतुओं में? डेक्रान। डेक्रान भी एक रासायनिक तंतु है। इसका निर्माण पॉलिएस्टर से किया जाता है और इसके रेशे जो होते हैं डेक्रान के वो चिकने होते हैं, सीधे होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, नायलॉन की तरह ही इसको पिघला करके इसकी कटाई करी जाती है और इन रेशों पर खास करके नमी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। धुलाई करने के बाद इन रेशों से स्वनिर्मित वस्त्र जो होते हैं वह एक प्रकार से जो खास करके जो डेक्रान से बनाने वाले वस्त्र होते हैं डेक्रान के रेशों से, वो वस्त्र जो होते हैं अगर आप इनका धुलाई करते हैं तो उसके बाद में सिकुड़ते नहीं हैं और क्रीज जो होती है इसमें जो क्रीज जो होती है वो बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो रासायनिक तंतु है कौन सा है आपका? ओरलान। ओरलान की बात की तो ओरलान का जो एक प्रकार से निर्माण हुआ था वो 1994 ईस्वी में हुआ था और ख़ास करके इसका निर्माण जो हुआ था हाइड्रोसायनिक एसिड और एथिलीन ऑक्साइड को मिला करके एक्रिलो न्यूट्रिन नामक पदार्थ को तैयार किया जाता है पहले और उसके बाद में आप देखते हैं इस पदार्थ को स्पिनेटर के बारीक छिद्रों से गुजारा जाता है और इसके पश्चात धागा बनता है और रेशों की कताई करके उसको खींच करके उसकी शक्ति प्रदान करी जाती है। तो एक प्रकार से इससे होता है आप देखते हो और उसके बाद में खींच करके उसके बाद में उसको नियंत्रित मात्रा में ढीला छोड़ भी दिया जाता है जिससे तंतु अस्थायी रूप ले लेता है और ओरलान के तंतु जो होते हैं चमकदार होते हैं, चिकने होते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका रासायनिक तंतु। अगला है मानव जीवन के लिए वस्त्रों की उपयोगिता पर एक निबंध लिखिए। तो मानव जीवन के लिए वस्त्रों की उपयोगिता पर मैंने शुरुआत में ही आपको सारी चीज़ें बताई दी थी कि शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आप लिख सकते हो कि इस मानव की मूल आवश्यकताओं में भोजन के बाद जो होता है वस्त्र सबसे आवश्यक वस्तु होता है। मनुष्य अपने जीवन का कुछ समय आवास के बिना भी गुजार सकता है, घर नहीं तो भी गुजार सकता है। अगर वस्त्र नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है। मनुष्य एक दिन भी बिना वस्त्रों के नहीं गुजार सकता है। सर्दी में, धूप में शरीर की रक्षा करने के लिए वस्त्र एक प्रकार से अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वस्त्र से क्या होता है अगर आप बिना वस्त्र के अगर आप घूमेंगे तो आपको एक प्रकार से लोग असभ्य कहेंगे, पागल बोलेंगे। ठीक है, अगर आप वस्त्र पहन करके घूमते हैं तो एक प्रकार से अच्छे लगते हैं। ठीक है, सौंदर्य बढ़ जाता है। तो वस्त्रों का महत्व केवल शरीर को सजाने से ही नहीं होता है बल्कि व्यक्ति की अनेक दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। घर की साज सज्जा के लिए वस्त्रों को ढकने
माल बांधने, वस्त्रों का मतलब उपयोग जो होता है, वस्त्रों का उपयोग कई मामलों में करते हैं। शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए वस्त्रों का उपयोग करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, निजी श्रृंगार करने के लिए, शरीर को गर्म रखने के लिए, कार्य क्षमता में वृद्धि रखने के लिए और अपने अवगुणों को छिपाने के लिए। चूँकि मनुष्य जो होता है सुंदर मान लेते नहीं, सब सारे मनुष्य सुंदर थोड़ी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की शारीरिक आकृति असामान्य होती है या फिर उनके शारीरिक अंगों में कोई दोष होता है, तो उनको छुपाने में भी वस्त्र एक प्रकार से सहायता करते हैं। ठीक है, किसी भी आघात या बाहरी जीवों के आक्रमण से सुरक्षा करते हैं वस्त्र आपकी। ठीक है, तो वस्त्र एक प्रकार से आप देखते हैं व्यक्ति से व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए भी एक प्रकार से वस्त्र का भूमिका निभाते हैं और विभिन्न लोगों की पहचान भी वस्त्र दिलाते हैं। जैसे कि पादरी लोगों का एक प्रकार से वस्त्र अलग है, पोस्टमैन का अलग है, पंडित जी का वस्त्र अलग है। ठीक है, मौलवी का अलग है, चपरासी का अलग है, ड्राइवर का अलग है, पुलिसमैन का अलग है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग वस्त्र होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से वस्त्र जो होता है आप देखते हैं अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का निर्माण आजकल तो हो रहा है। तो एक प्रकार से ये हो गया मनुष्य जीवन पर एक निबंध, आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक प्रकार से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है। खंडसा से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं इनमें। ठीक है, 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, केवल 2 प्रश्न आपको छांट करके करने हैं। पहला प्रश्न है वस्त्र विज्ञान क्या है? वस्त्र उपयोगी रेशों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका वीडियो भी मैं हो सकता है आपको बना करके दे दूंगा अलग से। अगला प्रश्न है आपका सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का भी संक्षेप में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखेंगे रेशम को वस्त्रों का राजा क्यों कहा जाता है? रेशम कीट पालन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता रहता है। अगला प्रश्न है गृहिणी के लिए वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका सिलाई मशीन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न आपका हमेशा आता है, तो इन सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपके सीरीज वगैरह में है। ओके, बाकी मैं बताने का और प्रयास करूंगा और भी मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करूंगा। तो बहुत ज़्यादा जानकारी आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ली। भूगोल का वीडियो, अगर आपने जियोग्राफी लिया है, भूगोल लिया, तो आप देख सकते हो जियोग्राफिकल थॉट का मॉडल पेपर मैंने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर भी हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा सोशियोलॉजी का भी हो चुका है और एक शिक्षा शास्त्र का भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया है। तो एक प्रकार से आप देख लीजिएगा। इन सभी के बारे में भी आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जी थर्ड ईयर का बताइए, तो थर्ड ईयर का मॉडल पेपर आपके लिए मैंने लाने का प्रयास कर दिया। बाकी 2022 वाला मॉडल पेपर भी आप देख सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू सभी लोगों को, गुड नाइट, धन्यवाद।